हरियाणा के महेंद्रपुर जिले के सैद अलीपुर गांव में राम निवास यादव और गुलाब देवी को एक संतान हुई, जिसका नाम रखा गया रामकिशन यादव। यही आगे चलकर रामदेव के नाम से जाने लगा। जन्म का साल आज तक कंफर्म नहीं है। पैदाइश के समय रामकिशन के चेहरे में कुछ गड़बड़ी थी। दवा न मिलने की वजह से आधे चेहरे पर लकवा मार दिया और एक आंख भी छोटी रह गई, लेकिन ये सिर्फ हादसों की शुरुआत भर थी। महज 2 साल के रामकिशन छज्जे से सिर के बल नीचे गिर गया। माथे पर गहरा जख्म लगा। बचपन में रामकिशन दोस्तों के साथ गांव के तालाब में नहा रहे थे, तभी गहरे पानी में डूबने लगे। वहां से गुजर रहे एक शख्स ने उन्हें बचाया। यानी रामकिशन एक गरीब परिवार में जन्मा लकवे और गंभीर चोटों का शिकार बच्चा था, जिसे पिता पीटते भी थे। रामकिशन को ऐसी जिंदगी गवारा नहीं थी। वो घर से भागकर करीब 30 किलोमीटर दूर खानपुर के संस्कृत गुरुकुल पहुंच गया। यहाँ कोई फॉर्मल डिग्री तो नहीं मिली, लेकिन संस्कृत, वेद, दर्शन, योग और आयुर्वेद के बारे में बताया जाता था। खानपुर के बाद रामकिशन गुरुकुल कलवा पहुंचे, जहाँ उनकी दोस्ती राइट हैंड आचार्य बालकृष्ण हुई, जो अब उनके राइट हैंड है। गुरुकुल कलवा में पढ़ाई के दौरान ही एक शिक्षक के सलाह पर रामकिशन ने अपना नाम बदलकर रामदेव कर लिया। वहां से निकलकर रामदेव ने किशनगढ़ में पढ़ना शुरू किया। रामदेव अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि स्कूल में एक बच्चे ने चोरी कर ली थी। इस पर गुस्साए रामदेव ने उसे बहुत पीटा। बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और हरिद्वार चले गए। रामदेव के गुरुकुल साथी आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में आचार्य कर्मवीर से मिलवाया। यहाँ कर्मवीर ने बालकृष्ण और रामदेव को योग और आयुर्वेद से जुड़ी बहुत सी बातें सिखाई और आश्रम में अपने अंडर रखा। रामदेव, बालकृष्ण और कर्मवीर मिलकर जंगलों में आयुर्वेद कैंप, योग कैंप और च्यवनप्राश वगैरह बनाने लगे। तभी उन्हें एक स्थायी जगह की ज़रूरत महसूस हुई। कनखल हरिद्वार में कृपालू बाग आश्रम के स्वामी शंकरदेव ने उन्हें जगह दे दी। रामदेव ने जीवराज भाई पटेल जैसे कुछ लोगों से आर्थिक मदद ली और 5 जनवरी 1995 को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की। ट्रस्ट डीड में स्वामी शंकरदेव को इसका संरक्षक, रामदेव को अध्यक्ष, कर्मवीर को उपाध्यक्ष और आचार्य बालकृष्ण को महामंत्री बनाया गया। 9 अप्रैल 1995 को रामदेव ने हरिद्वार में गंगा के किनारे भगवा वस्त्र धारण किया और संन्यास ले लिया। इसके बाद वह स्वामी शंकरदेव के उत्तराधिकारी बन गए। रामदेव योग में लग गए और बालकृष्ण आयुर्वेद में। इसी आश्रम में दिव्य फार्मेसी की शुरुआत हुई। 21वीं सदी की शुरुआत थी। सेलिब्रिटी एंकर ओपरा विनफ्रे से लेकर टाइम मैगजीन तक में योग के चर्चे थे। लोग योग करना चाहते थे, लेकिन अच्छे इंस्ट्रक्टर्स की बहुत कमी थी। इसी दौरान टीवी चैनल्स का बूम आया। रामदेव ने मौके की नज़ाकत को समझा और 2001 में 20 मिनट का एक योग कार्यक्रम लेकर संस्कार चैनल पर आने लगे। इसके लिए वो खुद चैनल को पैसे देते थे। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसी शो के जरिए उन्हें पूरे देश में पहचाने जाने लगा। एक भगवाधारी योगी का इम्पैक्ट घर घर में पहुंचा। 3 साल बाद वो आस्था चैनल में भी लाइव सेशन लेकर आने लगे। आज इन दोनों चैनलों का बड़ा मालिकाना हक पतंजलि आयुर्वेद और उनके सहयोगियों के पास है। इसके बाद राजीव इलाहाबाद में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड गैस ट्रेजेडी में हजारों लोग मारे गए। इसके बाद राजीव ने गांधीवादी विचारों से प्रेरित होकर 1992 में वार्धा से आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। वो कमाल के वक्ता थे। जल्द ही उनके 10 करोड़ सपोर्टर हो गए। 2004 में नासिक में राजीव और रामदेव की मुलाकात हुई। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। इस तरह राजीव बाबा रामदेव के पॉलिटिकल मेंटोर बन गए। रामदेव की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी और यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से अच्छी बनने लगी। इस दौरान रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की शुरुआत की और हरिद्वार में जमीनें खरीदी। आपको बता दें, रामदेव की राजनीतिक चाहत और राजीव का निधन। रामदेव किसी खास राजनीतिक पार्टी से भले नहीं जुड़े, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी। इसकी झलक 2010 में भी देखने को मिली थी। रामदेव ने राजीव दीक्षित के साथ भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी बनेगा और वह सभी 543 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नवंबर 2010 में
राजीव दीक्षित की छत्तीसगढ़ के भिलाई में अचानक मौत हो गई और उनका ये राजनीतिक सपना अधूरा रह गया। 2011 में रामदेव ने अन्ना हजारे का इंडियन अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ज्वाइन किया। इसके बाद 4 जून 2011 से रामलीला मैदान में उन्होंने अपना भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों के खिलाफ आधी रात को दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। महिला प्रदर्शनकारियों के कपड़े पहनकर भाग रहे रामदेव गिरफ्तार कर लिए गए। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने मोदी के लिए प्रचार किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेएनयू के प्रोफेसर अरुण कुमार और 2 अन्य रिसर्च पेपर के आधार पर रामदेव ने काले धन का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के लिए ये परफेक्ट स्लोगन साबित हुआ। रामदेव ने पीएम मोदी के साथ कम से कम 4 रैलियां साझी की। दूसरी तरफ एफएमसीजी सेक्टर में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड 2009 में शुरू हुई। इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और डाबर जैसे स्थापित कंपनियों में खलबली मचा दी। रामदेव ने 50 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की थी, जो अब करीब 500 प्रोडक्ट तक पहुंच चुका है। 2012 तक में कंपनी का टर्नओवर 450 करोड़ था, जो मार्च 2016 तक बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए हो गया। सिर्फ 4 साल में 11 गुना बढ़ोतरी। फिलहाल 2023 तक में ये टर्नओवर 31,000 करोड़ रुपए हो चुका है। रामदेव को राजनीतिक दोस्ती का फायदा भी मिला। प्रधानमंत्री के बनने के बाद मोदी ने फरवरी 2015 में योग से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्ट की आय को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। 2017 की रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के सत्ता में आने के बाद राज्य सरकारों के साथ लैंड डील में पतंजलि को 336 करोड़ रुपए की रियायत दी गई। यूपीए सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन का एक केस दर्ज किया था। बीजेपी सरकार में ये केस बंद कर दिया गया। बालकृष्ण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस 2014 में बंद कर दिया गया। सीबीआई ने रामदेव के गुरु शंकर देव के रहस्यमय तरीके से गायब होने के मामले पर भी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। मई 2015 में उत्तराखंड पुलिस ने रामदेव के भाई राम भरत को मारपीट के एक केस में गिरफ्तार किया। बाद में वो बेल पर बाहर आ गए। लगातार विवादों में रहते हैं रामदेव बाबा। रामदेव कई बार कह चुके हैं कि समलैंगिकता एक रोग है और आयुर्वेद में इसका इलाज है। 2013 में रामदेव ने एक रैली में यह कहकर हंगामा मचा दिया था कि टोपी पहनने वाले भारत माता की जय नहीं बोलते। रामदेव ने कहा था कि विदेशों में जमा 1,00,000 करोड़ रुपए काला धन सिर्फ मोदी ला सकते हैं और इससे देश विकसित बनेगा। रामदेव ने यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अभियान चलाया था और कहा था कि कीमतें 35 रुपये लीटर होनी चाहिए। काला धन और पेट्रोल की कीमतों के बारे में एक पत्रकार ने हाल ही में सवाल पूछा तो रामदेव बोले, हाँ मैंने कहा था। पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। 2006 में ही कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया था कि फार्मेसी में बनने वाली दवाइयों में जानवरों और इंसानों की हड्डी का चूरा मिलाया जाता है। साल 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। साल 2015 में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद सीएसडी ने अपने सारे स्टोर्स से आंवला जूस हटा दिया। 2017 में नेपाल सरकार ने दिव्य फार्मेसी के 7 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी थी। सरकार ने इसे इंसान के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं बताया था। 2018 में भी एफएसएसएआई ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। फिलहाल पतंजलि पर एक मौजूदा विवाद चल रहा है। इसकी शुरुआत साल 2022 10 जुलाई को अखबारों में छपे एक विज्ञापन से हुई थी। अंग्रेजी में छपे इस विज्ञापन का शीर्षक था मिसकॉन्सेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, यानी एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियां। ऐड में थायराइड, आंख और कान की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, स्किन डिजीज, आर्थराइटिस, अस्थमा और कई अन्य बीमारियों के इलाज के लिए एलोपैथी को नाकाम बताया गया। साथ ही पतंजलि की दवाइयों और योग द्वारा इन सभी बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के दावे किए गए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन को लेकर याचिका दायर की थी। आईएमए का तर्क था कि पतंजलि के दावे ड्रग्स एंड
अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1994 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सीधा उल्लंघन करते हैं। याचिका में रामदेव के लिए कुछ विवादास्पद बयानों का भी जिक्र किया गया, मसलन एलोपैथी को बेवकूफ़ और दिवालिया बनाने वाले विज्ञान बताना, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल से लोगों की मौत का दावा करना। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन और बीमारियों के इलाज के झूठे दावे करने के लिए फटकार लगाई और ऐसे विज्ञापनों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी। पतंजलि के वकील ने कोर्ट में आश्वासन दिया था कि अब ऐसे विज्ञापन नहीं जारी किए जाएंगे, मीडिया में भी कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं देंगे। हालांकि वादे के उलट पतंजलि ने विज्ञापन जारी रखे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी कर दिया। इस मामले पर केंद्र सरकार ने भी नाराजगी व्यक्त की। कोरोनिल के जारी होते समय नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी रामदेव के साथ स्टेज पर मौजूद थे। 2 अप्रैल 2024 को आचार्य बालकृष्ण और रामदेव ने बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि कंपनी के मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी। इस माफ़ीनामे में विज्ञापन को फिर से प्रसारित न करने का भी वादा किया गया। अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। उन्हें हफ्ते भर के अंदर हलफनामा दाखिल कर बताना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। दोनों को अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल को हाजिर रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र ने मामले में आंख क्यों बंद रखी है, जबकि पतंजलि ये बात फैला रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं। अदालत ने उत्तराखंड सरकार के रवैये पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाई, क्योंकि उसने केंद्र सरकार के 2 दिनों में कार्रवाई करने के आदेश के बावजूद मामले में सिर्फ नोटिस जारी करके हाथ झाड़ लिया। इस मामले में अगली सुनवाई के दिन उत्तराखंड शासन को भी हाजिर होना होगा।